आज की इस खास और गहराई से भरी चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय के पन्ने पलटने जा रहे हैं वो किसी हॉलीवुड के साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लग सकता है। हाँ, बिल्कुल, एक डरावनी फिल्म जैसा। सही कहा, लेकिन यह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। आज हम बात कर रहे हैं सूरज से आने वाले कैरिंगटन स्तर यानी कैरिंगटन लेवल के विशाल सौर तूफानों की। और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमारे पास कई बेहद विस्तृत स्रोत हैं। बिल्कुल, जैसे अमेरिकी पावर ग्रिड और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स पर सौर तूफानों के प्रभाव का विश्लेषण करने वाली कुछ बहुत ही अहम रिसर्च। इसके साथ ही द टेलीग्राफ डीमंस नाम के लेख से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, जिन पर हम आज बात करेंगे। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे हम ईएसए कहते हैं, उसके आगामी विजिल मिशन के पेलोड से जुड़े तकनीकी दस्तावेजों पर भी हम नजर डालेंगे। मैं बताना चाहूंगी कि इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि जिसे हम अंतरिक्ष का मौसम या स्पेस वेदर कहते हैं, वो सच में कितना बड़ा खतरा है। मतलब ये हमारी इस आधुनिक और तकनीक पर निर्भर दुनिया के लिए एक वास्तविक खतरा बन सकता है। जी हाँ, हम सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास के उन पन्नों को भी खंगालेंगे जब ऐसे तूफानों ने सच में तबाही मचाई थी। क्योंकि आज हम एक ऐसे सूचना युग में जी रहे हैं जहां पावर ग्रिड, इंटरनेट के केबल्स और अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स हमारी सभ्यता की रीढ़ बन चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा सूरज, जो हमारी धरती पर जीवन का मुख्य स्रोत है, वो अचानक अपना रौद्र रूप कब और कैसे दिखा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि हम इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए, कोई रात को गहरी नींद में हो और अचानक आधी रात को आसमान दिन की तरह रोशन हो जाए। जैसे अचानक से सुबह हो गई हो। हाँ, एकदम वैसा ही। लेकिन असल में वो सूरज से निकली एक भयानक आग की लपट हो। और उसके अगले ही पल सारी तकनीक, इंटरनेट, अस्पतालों की मशीनें और बिजली का पूरा ग्रिड ठप पड़ जाए। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। पर यह कोई डरावनी कल्पना नहीं है। मानव इतिहास में ऐसा सच में हो चुका है। बात है 1 सितंबर 1859 की। जी, रिचर्ड कैरिंगटन वाली वो मशहूर घटना। बिल्कुल। रिचर्ड कैरिंगटन नाम के खगोल शास्त्री अपने टेलीस्कोप से सनस्पॉट्स यानी सूरज पर मौजूद काले धब्बों का अध्ययन कर रहे थे। और उस दिन उन्हें रोज के मुकाबले बहुत ज्यादा सनस्पॉट्स दिखाई दिए थे ना। हाँ, और फिर ठीक दोपहर से पहले उन्होंने सूरज की सतह से एक विशाल आग की लपट को उठते हुए देखा, जिसे विज्ञान की भाषा में सोलर फ्लेयर कहा जाता है। सही कहा। और उस घटना में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वो सूरज से निकलने वाले उस तूफान की रफ्तार थी। मैं यहाँ थोड़ा विज्ञान जोड़ना चाहूंगी। आमतौर पर सूरज से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन, या जिसे हम संक्षेप में सीएमई कहते हैं, उसे धरती तक आने में 2 से 4 दिन का समय लगता है। लेकिन कैरिंगटन ने अपनी आंखों से जो विस्फोट देखा, वो इतना शक्तिशाली था कि उससे निकला सीएमई सिर्फ 17.6 घंटे में धरती से आ टकराया। बाप रे, सिर्फ 17.6 घंटे में? बिल्कुल। इतनी तेज रफ्तार का मतलब था कि वो अपने साथ एक बहुत ही शक्तिशाली इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड लेकर आया था, जिसने धरती के सुरक्षा कवच पर सीधा और बहुत जोरदार प्रहार किया। और उस प्रहार का धरती पर जो असर हुआ वो ऐतिहासिक था। हमें याद रखना चाहिए कि 1859 में आज जैसी तकनीक नहीं थी। जी। उस समय तो टेलीग्राफी सबसे उन्नत संचार तकनीक थी। हाँ, और वो टेलीग्राफ सिस्टम अमेरिका और यूरोप में पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि टेलीग्राफ ऑपरेटरों को अपनी मशीनों से तेज बिजली के झटके लगने लगे थे। बिल्कुल। कुछ मशीनों से तो चिंगारियां तक निकली और कागजों में आग लग गई। ये सच में पागलपन था। सबसे दिलचस्प किस्सा तो बॉस्टन और पोर्टलैंड के बीच का है। वहां 2 टेलीग्राफ ऑपरेटरों ने देखा कि उनकी मशीनों में इतना ज्यादा करंट आ रहा है कि उन्होंने मशीनों की बैटरी ही निकाल दी। और बिना बैटरी के ही उन्होंने संचार जारी रखा। हाँ, बैटरी निकालने के बावजूद वे सिर्फ जमीन से आ रही उस रहस्यमयी सौर ऊर्जा के सहारे 2 घंटे तक एक दूसरे से संदेश भेजते रहे। और आसमान का नजारा भी तो पूरी तरह बदल गया था। बिल्कुल। कैरेबियन सागर और वेनेजुएला जैसी जगहों तक ऑरोरा यानी रंग-बिरंगी रोशनियां देखी गईं, जो आमतौर पर सिर्फ ध्रुवीय इलाकों में दिखती हैं। रात इतनी रोशन हो गई थी कि रॉकी पर्वतमाला के पास पक्षी चहचहाने लगे थे। और खदान में काम करने वाले मजदूरों को लगा कि सुबह हो गई है, तो वे उठकर अपना नाश्ता बनाने लगे। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान की गहराई में जाएं, तो ये समझना जरूरी है कि सूरज हमारी धरती की तरह कोई ठोस ग्रह नहीं है। तो क्या ये गैस का गोला है?
ये प्लाज्मा का एक उबलता हुआ विशालकाय गोला है और क्योंकि ये ठोस नहीं है, इसके घूमने की प्रक्रिया बहुत अलग होती है। अच्छा। सूरज की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर 25 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करती है, जबकि इसके ध्रुवों या पोल्स को घूमने में 33 दिन लगते हैं। विज्ञान में इसे डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं। मतलब प्लाज्मा की गति हर जगह अलग अलग होती है। बिल्कुल। प्लाज्मा के घूमने की इस अलग अलग गति के कारण सूरज के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में खिंचने और उलझने लगती हैं। जैसे किसी रबर बैंड को लगातार घुमाया जा रहा हो। एकदम सही। जब ये मैग्नेटिक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और रबर बैंड टूटने के कगार पर पहुंच जाता है तो वो एक भयानक विस्फोट के रूप में फूटता है। और जब ये अरबों टन चार्ज्ड प्लाज्मा और शॉकवेव धरती से टकराती है तो ये धरती के चुंबकीय क्षेत्र को बुरी तरह से दबा देती है। जी, जिसके प्रभाव से जमीन के अंदर भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होने लगता है। विज्ञान का ये पहलू वाकई अद्भुत है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अब हमारे पास कोई टेलीग्राफ सिस्टम नहीं है। हाँ, आज तो हम स्मार्टफोन और वायरलेस इंटरनेट की दुनिया में हैं। 1859 में दुनिया मुख्य रूप से भाप के इंजन और शारीरिक मेहनत पर निर्भर थी, पर आज की सभ्यता तो पूरी तरह से बिजली की गुलाम है। और यही आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी भेद्यता है। तो आज के समय में इस तूफान का क्या असर होगा? इसे समझने के लिए हमें फैराडे के नियम को देखना होगा। जब धरती का चुंबकीय क्षेत्र किसी सौर तूफान के कारण तेजी से बदलता है तो ये जमीन पर मौजूद किसी भी लंबे कंडक्टर में करंट पैदा कर देता है। लंबे कंडक्टर से आपका मतलब पावर ग्रिड की तारों या पाइपलाइन से है ना? बिल्कुल। इसे जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करंट्स या GIC कहा जाता है। हमारे आधुनिक पावर ग्रिड में जो बड़े बड़े एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगे हैं वे AC करंट पर काम करने के लिए बनाए गए हैं, जो 50 या 60 हर्ट्ज पर ऊपर नीचे होता है। ठीक है। ये लगभग DC करंट जैसा होता है, यानी एक सीधी और धीमी धारा। तो जब ये DC करंट ट्रांसफार्मर के अंदर घुसता है तो क्या होता है? जब ये न्यूट्रल ग्राउंड वायर के जरिए अंदर घुसता है तो ये ट्रांसफार्मर में हाफ साइकिल सैचुरेशन पैदा करता है। ये हाफ साइकिल सैचुरेशन थोड़ा तकनीकी लग रहा है। क्या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पानी के पाइप में जो लहरों के लिए बना हो, अचानक एक बहुत भारी और लगातार दबाव वाला पानी का बहाव डाल दिया जाए? हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है, जिससे पूरा सिस्टम चरमरा जाए। ट्रांसफार्मर इस लगातार दबाव को झेलने के लिए नहीं बने होते। इस वजह से ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर एडी करंट्स पैदा होने लगते हैं जो बेतहाशा गर्मी पैदा करते हैं। और ये गर्मी इतनी तेज होती है कि कुछ ही मिनटों में ट्रांसफार्मर के अंदर के तांबे के तार पिघल सकते हैं। जी हाँ, और वो पूरा विशाल उपकरण हमेशा के लिए जलकर खाक हो सकता है। और ये सिर्फ एक सैद्धांतिक डर नहीं है। 1989 में कनाडा के क्यूबेक शहर में हम इसका एक छोटा ट्रेलर देख चुके हैं। हाँ, क्यूबेक का ब्लैकआउट। दस्तावेजों के अनुसार तब एक बहुत ही मध्यम स्तर का सौर तूफान आया था, लेकिन उसने क्यूबेक के पूरे पावर ग्रिड को सिर्फ 92 सेकंड के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया था। सिर्फ 92 सेकंड? हाँ, और वो भी तब जब उनके ट्रांसफार्मर 3000 एम्पेयर का भारी करंट झेलने के लिए रेटेड थे। ये सच में चिंताजनक है। रिसर्च डेटा बताता है कि अगर आज 1859 के कैरिंगटन इवेंट जैसा कोई तूफान सीधे अमेरिका या दुनिया के किसी बड़े हिस्से से टकराता है तो केवल पावर ग्रिड को होने वाला सीधा नुकसान 0.6 से लेकर 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं ये किसी दुकान पर आसानी से नहीं मिलते। बिल्कुल, इन्हें ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है। अगर एक साथ हजारों ट्रांसफार्मर जल गए तो दुनिया भर के देशों को इन्हें बदलने में कुछ दिन नहीं बल्कि महीनों या शायद कई साल लग सकते हैं। जरा सोचिए, महीनों तक बिना बिजली की दुनिया कैसी होगी? बहुत भयावह। और धरती पर पावर ग्रिड के इस खतरे के अलावा एक और बहुत बड़ा ढांचा है जो सीधे निशाने पर है। आप अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सैटेलाइट्स की बात कर रही हैं ना? जी, रिसर्चर्स ने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी या EVT का इस्तेमाल करके इसका विश्लेषण किया है। ये थियोरी उन दुर्लभ घटनाओं के आंकड़ों को समझने में मदद करती है जो हजारों सालों में एक बार होती हैं। इसके साथ रेडियल डिफ्यूजन मॉडल का भी अध्ययन किया गया जो ये बताता है कि कैसे अंतरिक्ष के कण धरती के चुंबकीय क्षेत्र को भेदकर अंदर आते हैं। तो जब कैरिंगटन स्तर का तूफान आता है तो अंतरिक्ष में क्या होता है? धरती के रिलेटिविस्टिक रेडिएशन बेल्ट में मौजूद इलेक्ट्रॉन और सूरज से आने वाले सोलर एनर्जेटिक प्रोटॉन का स्तर जानलेवा हद तक बढ़ जाता है।
और इसे नापने के लिए किसी सिमुलेशन का इस्तेमाल किया गया था ना? हाँ, वैज्ञानिकों ने GIAN-4 नाम के एक एडवांस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, ये देखने के लिए कि रेडिएशन धातुओं को कैसे पार करता है। तो उस GIAN-4 सिमुलेशन का नतीजा क्या निकला? सैटेलाइट्स के लिए कितना बड़ा खतरा है? नतीजे बहुत ही गंभीर हैं। अगर अंतरिक्ष में मौजूद किसी सैटेलाइट पर 3 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की शील्ड लगी हो, जो कि एक अच्छी खासी सुरक्षा मानी जाती है, तब भी उस तूफान के दौरान सैटेलाइट के अंदर के उपकरणों को 10 किलो रैड का टोटल आयोनाइजिंग डोज या TID मिल सकता है। 10 किलो रैड? अगर हम इसे एक परिप्रेक्ष्य में रखें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस कक्षा में घूमता है, वहां उसे 100 साल में जितना रेडिएशन मिलेगा, उतना इस तूफान में महज कुछ घंटों में मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए मौत की सजा जैसा है। सच में। और यही वजह है कि आज के जो नए सैटेलाइट्स हैं, जिनमें बहुत सारे सस्ते कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है, वे सबसे ज्यादा खतरे में है। तो उन सैटेलाइट्स में क्या गड़बड़ी होगी? इस भयंकर रेडिएशन के कारण उनमें सिंगल इवेंट अपसेट यानी सिस्टम में डेटा करप्ट होने की दर आम दिनों के मुकाबले 10,000 गुना तक बढ़ जाएगी। बाप रे, 10,000 गुना? हाँ, सिस्टम बार बार रीबूट होंगे या हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यहाँ तक कि सैटेलाइट्स को पावर देने वाले सोलर पैनल भी इस रेडिएशन से झुलस जाएंगे, जिससे उनकी पावर जनरेशन क्षमता में भी गिरावट आएगी। जी, तुरंत 3% की स्थायी गिरावट आ जाएगी, जिससे उनका कुल जीवन काल काफी कम हो जाएगा। ये जानकारी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन यहाँ से कहानी में एक और मोड़ आता है, जो हमें इतिहास में और भी पीछे ले जाता है। फूसा मियाके की खोज। बिल्कुल। अब तक हम 1859 के कैरिंगटन इवेंट को ही अपना सबसे बड़ा संभावित खतरा मानकर चल रहे थे। को काटा और उनके अंदर के छल्लों यानी ट्री रिंग्स में कार्बन 14 के स्तर को मापना शुरू किया। इस प्रक्रिया को समझना बहुत दिलचस्प है। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। जब अंतरिक्ष से आने वाली उच्च ऊर्जा वाली कॉस्मिक किरणें हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन गैस से टकराती हैं, तो वे कार्बन 14 का निर्माण करती हैं। और पेड़ हर साल अपनी वृद्धि के साथ एक नया छल्ला बनाते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। सही कहा। इसलिए उस साल वायुमंडल में जितना भी कार्बन 14 रहा होगा, वो उस पेड़ के उस साल के छल्ले में हमेशा के लिए एक टाइम कैप्सूल की तरह कैद हो जाता है। यह कुदरत का अपना रिकॉर्डिंग सिस्टम है। और जब फूसा मियाके ने इन ट्री रिंग्स का साल दर साल अध्ययन किया, तो उन्हें 774 ईस्वी और 993 ईस्वी के छल्लों में कार्बन 14 का एक विशाल स्पाइक या उछाल मिला। और जब इसकी गणना की गई तो पता चला कि ये ऐसे सौर तूफान थे जो कैरिंगटन इवेंट से भी 5 गुना ज्यादा ताकतवर थे। 5 गुना। विज्ञान की दुनिया में आज इन्हें मियाके इवेंट्स कहा जाता है। और कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। जी नहीं। हाल ही में बर्फ के प्राचीन ग्लेशियरों और पेड़ों के पुराने जीवाश्मों से पता चला है कि आज से लगभग 14,300 साल पहले एक ऐसा तूफान आया था जो कैरिंगटन इवेंट से कम 10 गुना बड़ा था। अगर हम इसे ऊर्जा के पैमाने पर नापें, तो वो ऊर्जा 6.6 ट्रिलियन हिरोशिमा परमाणु बमों के बराबर थी। ये सोचना भी दिमाग सुन कर देता है। सच में। लेकिन इस खोज का असर सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान में भी एक क्रांति ला दी है। हाँ, इन ट्री रिंग्स में मौजूद कार्बन 14 के स्पाइक्स ने पुरानी सभ्यताओं के रहस्यों को सुलझाने में एक अचूक घड़ी का काम किया है। 993 ईस्वी के उसी स्पाइक का इस्तेमाल करके एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाया गया, वो वाइकिंग्स वाला शानदार किस्सा। बिल्कुल। इतिहासकार हमेशा से बहस करते रहे थे कि वाइकिंग्स ने क्रिस्टोफर कोलंबस से बहुत पहले उत्तरी अमेरिका में कदम रखा था, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड इलाके में। लेकिन इसका कोई सटीक साल किसी को नहीं पता था। फिर वैज्ञानिकों को उस पुरानी वाइकिंग बस्ती से लकड़ी का एक टुकड़ा मिला, जिसे वाइकिंग्स ने धातु के औजार से काटा था। और जब वैज्ञानिकों ने उस लकड़ी के छल्लों की जांच की, तो उन्हें ठीक वो छल्ला मिल गया जिसमें 993 ईस्वी वाला कार्बन 14 का स्पाइक मौजूद था। उस छल्ले को आधार मानकर जब उन्होंने आगे के छल्ले गिने, तो स्पाइक के बाद ठीक 28 छल्ला और निकले। इसका सीधा मतलब था कि पेड़ को 993 में 28 जोड़कर यानी 1021 ईस्वी में काटा गया था। इस तरह महज एक सौर तूफान के निशान से हमें ये सटीक साल पता चल गया कि वाइकिंग्स 1021 ईस्वी में अमेरिका में मौजूद थे। विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों का ये तालमेल सच में अद्भुत है।
ये विज्ञान की बड़ी जीत है, लेकिन ये खोज एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला सवाल भी सामने लाती है। वो क्या? हमारे ऐतिहासिक और भूगर्भीय स्रोत बताते हैं कि ऐसे विशाल म्याह के इवेंट्स धरती पर हर 400 से 2400 साल के अंतराल में आते रहते हैं। तो क्या हम अगले बड़े तूफान के लिए ओवरड्यू हो चुके हैं? यही सबसे बड़ा डर है। अगर ऐसा कोई म्याह के इवेंट आज के समय में आ जाए, जब हमारी पूरी दुनिया बिजली और डेटा पर निर्भर है, तो क्या होगा? क्या हमारी दुनिया इसके लिए जरा भी तैयार है? और इसी सवाल के जवाब में दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां काम में जुट गई हैं। हम सिर्फ अपने विनाश का इंतजार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन इस दिशा में सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है, विजिल मिशन। हमारे दस्तावेजों के अनुसार ये मिशन अंतरिक्ष के मौसम की निगरानी करने का हमारा सबसे उन्नत प्रयास है। तो ये विजिल मिशन हमारी रक्षा पंक्ति का काम कैसे करेगा? इस सैटेलाइट की सबसे खास बात इसकी लोकेशन होगी। इसे धरती के पास नहीं बल्कि L5 यानी लैग्रैंजियन पॉइंट 5 पर स्थापित किया जाएगा। इस पर थोड़ी और रोशनी डालना जरूरी है। हम हमेशा सैटेलाइट्स को धरती की कक्षा में ही रखते हैं, फिर इस L5 पॉइंट में ऐसी क्या खूबी है? ये बहुत अहम सवाल है। जो हमारा L1 पॉइंट है, वो धरती और सूरज के ठीक बीच में एक सीधी रेखा पर है, जहां हमारे ज्यादातर सौर निगरानी सैटेलाइट्स मौजूद हैं। जी। जब हम L1 से सूरज को देखते हैं तो हम बिल्कुल सामने से देख रहे होते हैं। समस्या ये है कि जब कोई CME सीधे धरती की तरफ आ रहा होता है तो सामने से देखने पर उसकी रफ्तार और आकार का सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई आपकी तरफ सीधे गेंद फेंके, तो ये समझना मुश्किल होता है कि गेंद कितनी तेजी से आ रही है। बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन L5 पॉइंट अंतरिक्ष में धरती की कक्षा में ही एक ऐसा बिंदु है जो धरती से 60 डिग्री पीछे चलता है। अच्छा। यहाँ से हमें सूरज और धरती के बीच के पूरे रास्ते का साइड व्यू या बगल से नजारा मिलता है। तो इस कोण से हम उन स्टिल्थ या छिपे हुए CME को भी धरती की ओर बढ़ते हुए साफ देख सकेंगे, जो L1 के सामने वाले नज़ारे से चूक जाते हैं। बिल्कुल। और इस शानदार साइड व्यू का पूरा फायदा उठाने के लिए विजिल मिशन पर कुछ बहुत ही कमाल के उपकरण भेजे जा रहे हैं। पेलोड दस्तावेजों के मुताबिक इसमें एक उपकरण है कॉम्पैक्ट कोरोनाग्राफ। हाँ, यह सूरज की मुख्य तेज रोशनी को एक डिस्क से ढक लेगा ताकि सूरज के किनारों पर होने वाले CME विस्फोट की शुरुआत को तुरंत पकड़ा जा सके। ठीक वैसे ही जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान हमें सूरज का कोरोना दिखाई देता है। इसके अलावा हेलियोस्फेरिक इमेजर नाम का एक बहुत चौड़े एंगल वाला कैमरा है। ये कैमरा अंतरिक्ष के उस पूरे रास्ते पर नजर रखेगा जहां से CME गुजरता है। सबसे बड़ी बात ये देखेगा कि कहीं रास्ते में दो अलग-अलग CME आपस में मिलके और भी ज्यादा तेज और खतरनाक तो नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही एक और क्रांतिकारी उपकरण है फोटोस्फेरिक मैग्नेटिक फील्ड इमेजर। जी, ये सूरज के मैग्नेटिक फील्ड की लगातार मैपिंग करेगा। क्योंकि विजिल L5 पर है, इसलिए ये सूरज के उस हिस्से को भी पहले ही देख लेगा जो अभी घूमकर धरती की तरफ आया ही नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर सूरज के किसी हिस्से में कोई खतरनाक सनस्पॉट या मैग्नेटिक घुमाव बन रहा है तो हमें 6 से 7 दिन पहले ही खतरे का स्पष्ट अलर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट पर प्लाज्मा एनालाइजर और मैग्नेटोमीटर जैसे उपकरण भी मौजूद हैं। ये दोनों सीधे तौर पर सौर हवाओं की रफ्तार, उनके घनत्व और उनके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को नापेंगे। मैग्नेटोमीटर उपकरण तो 200 नैनो टेस्ला तक के भारी मैग्नेटिक फील्ड को भी सटीकता से नाप सकता है, जो किसी भी बड़े तूफान की तीव्रता की सटीक जानकारी देने के लिए बहुत जरूरी है। पर ये तकनीकी उपकरण हमें समय रहते चेतावनी तो दे देंगे, लेकिन उस चेतावनी के बाद जमीन पर क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सौर तूफान कोई EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स नहीं है, जैसा किसी परमाणु बम के फटने से होता है। मतलब ये तूफान लोगों के फोन, लैपटॉप या पेसमेकर को हवा में ही नहीं चलाएगा जब तक कि वो पावर आउटलेट से न जुड़े हों। बिल्कुल। लेकिन ये धीरे धीरे हमारे पावर ग्रिड के उन विशाल ट्रांसफॉर्मर्स को तबाह कर देगा। इसलिए आपदा प्रबंधन के लिहाज से ये सलाह दी जाती है कि लोग लंबे समय तक बिजली न होने की स्थिति के लिए तैयार रहें। घरों में पीने का साफ पानी, राशन, ऑफलाइन मैप्स और जनरेटर या सोलर बैटरी जैसी चीजें होना भविष्य में जीवन रक्षक साबित हो सकता है। ये बिल्कुल सही दृष्टिकोण है। इस खतरे को सिर्फ खगोल विज्ञान की किताबों तक सीमित नहीं समझना चाहिए। आज हमारा समाज एक ऐसे जटिल ताने बाने में बंधा है जिसका हर धागा बिजली से जुड़ा है। अस्पतालों में जीवन रक्षक मशीनें, शहरों में पानी सप्लाई करने वाले बड़े पंप, पेट्रोल पंपों का वितरण सिस्टम, संचार नेटवर्क, इंटरनेट और हमारे घरों तक खाना पहुंचाने वाला पूरा सप्लाई चेन।
ये सब कुछ उस ग्रिड पर टिका है जो सूरज के एक भयंकर प्रहार से किसी भी दिन धराशायी हो सकता है। तैयारी ही इस अदृश्य खतरे से बचने का एकमात्र रास्ता है। तो आज की इस लंबी और गहराई से भरी चर्चा का सार यही है कि हमारा सूरज, जो हमें रोजाना ऊर्जा और जीवन देता है, वही हमारी इस आधुनिक तकनीकी और डिजिटल सभ्यता के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक खतरा भी बन सकता है। और हमें इस सच्चाई को स्वीकार करके अपनी ग्रिड सुरक्षा पर काम करना होगा। बिल्कुल। इससे पहले कि हम आज की इस चर्चा को विराम दें, मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। जी बताइए। जरा कल्पना कीजिए कि अगर कल को कोई 14,000 साल पुराना मियाँ के इवेंट पूरी ताकत के साथ फिर से धरती से टकरा जाए। ये तो एक प्रलय जैसी स्थिति होगी। दुनिया भर का पावर ग्रिड पूरी तरह पिघल जाए और इंटरनेट पर मौजूद हमारा सारा क्लाउड स्टोरेज, हमारी तस्वीरें, हमारा ज्ञान, बैंक का सारा डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। कि भविष्य के इंसानों या पुरातत्वविदों को 21वीं सदी की हमारी इस उन्नत डिजिटल सभ्यता को साबित करने के लिए आखिर क्या भौतिक सबूत मिलेंगे? ये एक बहुत ही विचारणीय सवाल है। जब हमारे सारे सर्वर राख हो जाएंगे, तो क्या हमारी पूरी पहचान, हमारा पूरा इतिहास सिर्फ एक डिजिटल राख बनकर रह जाएगा जिसे भविष्य में कोई कभी पढ़ ही नहीं पाएगा? तकनीक पर हमारी इस हद तक की निर्भरता सच में डराती है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।